हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम क्लास 11th के लिए टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, कौन सा? वेक्टर। क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास कुछ मैथ्स के टॉपिक होते हैं जिन्हें हम मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ते हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर और बाकी भी हमारे पास एक दो टॉपिक होते हैं। तो हम आज वेक्टर करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करेंगे। ये करने क्यों होते हैं? क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास डेरिवेशंस होती है, न्यूमेरिकल्स हमें करने होते हैं, तो आपको हर टॉपिक में कहीं ना कहीं वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का यूज मिलेगा ही मिलेगा। इनके बिना हम कोई भी फिजिक्स का टॉपिक अपना क्लियर नहीं कर सकते। तो ये बेस हम क्लियर करते हुए चलेंगे और उसके बाद हम फिजिक्स के टॉपिक कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कुछ फिजिकल टर्म्स होती हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल हमारे पास टर्म होती है, हम ये जान ले कि हमें वेक्टर पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो वो जान लेते हैं। तो फिजिकल हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे हमने अभी तक पढ़ा होगा कि डिस्टेंस हमने जाना है, हमने स्पीड जाना है, हमने डिस्प्लेसमेंट जाना है, हमने वेलोसिटी जाना है। ठीक है, और भी हमने काफी टर्म्स जानी है। तो इन सब में हमने देखा, जैसे हमने अभी सेकंड चैप्टर हमारा मोशन पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो उसमें हमने इन सब चीजों को देखा। ये होता क्या है कि हम अभी तक 1D पढ़ रहे थे, वन डायमेंशन में मोशन को पढ़ रहे थे। तो वहां पर डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, इन सब से काम हमारा चल रहा था। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी वन डायमेंशन में। हमें यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही हम 2D मोशन पर आए, ठीक है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। ठीक है, जैसे अभी तक हम एक रोड पर स्ट्रेट चल रहे थे। ठीक है, एक सड़क पर सीधा हम चल रहे थे, तो ये 1D मोशन था, हम इसको इजीली कर पा रहे थे। हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हम लीनियर मोशन के लिए कर रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या, हम सीधे रोड की बजाय अब हम आ गए हैं ब्रिज पर। अब हमें पुल पर चढ़ना है। तो पुल पर जब हम चढ़ रहे हैं, तो पुल पर हम एक डायरेक्शन में ना जाकर दो डायरेक्शन में अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। कैसे? कि मैं चल रहा हूं यहां से यहां। तो जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा और स्टार्टिंग मेरा पॉइंट ये था, तो मैंने देखा कि कुछ डिस्टेंस मैंने हॉरिजॉन्टली कवर किया, इस तरह से मैंने कवर किया, और कुछ डिस्टेंस मैंने हाइट में कवर किया, वर्टिकली कवर किया। लेकिन चला तो मैं एक डायरेक्शन में ही था। तो एक डायरेक्शन में चलने पर हमने दो डिस्टेंस एक साथ ट्रेवल किए, तो इस तरह का जो मोशन हुआ ना, ये 2D मोशन हमारा हुआ। ठीक है, एक और अगर हम एग्जांपल लें, जैसे मान लो कि मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मैंने कोई एक फोर्स लगाया। अगर मैं लीनियर फोर्स लगा रहा हूं, अगर एक ही डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो ये बॉक्स यहां से शिफ्ट होकर थोड़ा आगे आ जाएगा, ये इस फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा आगे चला जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इस फोर्स को ऐसे ना लगाकर, अगर मैं इसे थोड़ा किसी एंगल पर लगा दूं, किसी हॉरिजॉन्टल से, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री पर था, मैंने यहां पर किसी एंगल पर इस फोर्स को लगाया, सपोज 30 डिग्री पर लगाया, तो अब इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। इसकी वजह से होगा क्या, सब मान लो मैं नीचे, यहाँ पर फ्लोर नहीं है और ये मैंने हवा में रखा हुआ था, तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा नीचे आएगा। इस तरह से ये फोर्स काम कर रहा होगा, तो इसी की डायरेक्शन में ये ब्लॉक आगे जाएगा। जैसे हमारे पास ये ब्लॉक आगे आया था फोर्स की डायरेक्शन में, तो अब मैंने अगर इस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया है, तो ये ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो स्टार्टिंग इसकी पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है। तो बाद में देखा गया तो इस ब्लॉक ने कुछ हाइट डिस्टेंस ट्रेवल किया, वर्टिकली कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और कुछ इसने डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर किया, क्योंकि अब इसकी पोजीशन यहां से यहां आ गई है, और हाइट में इसकी पोजीशन यहां से नीचे आ गई है। तो एक साथ जब दो डायरेक्शन में हमारे पास मोशन हो रहा है ना, तो वो कैसा मोशन होगा? 2D मोशन होगा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है? एक्स डायरेक्शन होती है, वाई डायरेक्शन होती है, और थर्ड डायरेक्शन जेड डायरेक्शन होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कुछ डिस्टेंस हमने एक्स में ट्रेवल किया और कुछ डिस्टेंस हमने वाई में ट्रेवल किया। क्लियर है? तो अब हमारे पास क्योंकि 2D मोशन आ जाता है, 2 डायमेंशनल मोशन की अब हम बात करते हैं, तो हमें डायरेक्शन को कंसीडर करना जरूरी हो जाता है। और डायरेक्शन के लिए अगर हमें किसी टर्म को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें वेक्टर जरूरी हो जाता है पढ़ना। ठीक है, अब हम डायरेक्शन के लिए अगर वेक्टर को पढ़ रहे हैं, तो मतलब वेक्टर का कोई ना कोई रोल तो होगा डायरेक्शन के लिए। तो उस चीज को हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर क्वांटिटी होती है ना, अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, तो वो दो तरह की हो सकती है। कैसे? एक स्केलर क्वांटिटी हो सकती है और एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है।
तो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास कौन सी होती है उस चीज को हम देख लेते हैं। सपोज जैसे मैंने बोला टेम्परेचर, मैंने बोला लेंथ, मैंने बोला वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, ये सभी क्वांटिटी और भी होंगी, ये सभी क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा क्या है इन क्वांटिटी के साथ जो ये स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इनके लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही जरूरत होती है, ठीक है। टेम्परेचर हमने बोला 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक्स वाई कोई डायरेक्शन हमें नहीं बतानी है। 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कोई भी, अब ये जो है ना 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये यहाँ पर क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, अमाउंट को बता रहा है कि जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या है। तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो बिना डायरेक्शन के अगर एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो वो कैसी क्वांटिटी होगी? वो स्केलर क्वांटिटी होगी। लेंथ, अगर मैं किसी की लेंथ को मेजर कर रहा हूं तो क्या मुझे उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत है? नहीं है। तो लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और स्पीड भी मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें स्पीड भी, सॉरी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, अमाउंट भी होगा, ठीक है, और दूसरी चीज डायरेक्शन भी होगी। मतलब अब एक ऐसी इंफॉर्मेशन हमें देनी है जो बिना डायरेक्शन के कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लो फोर्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम इजीली समझ सकते हैं। फोर्स एक ऐसा एग्जाम्पल होगा वेक्टर क्वांटिटी का जिसको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होगी और डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। कैसे? मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ था, मैंने आपको यहां भेजा और बोला कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, ठीक है। जैसे चलो ब्लॉक छोड़ो, ठीक है, ये एक गेट था किसी ऑफिस का, ठीक है, ये एक डोर है किसी ऑफिस का, ठीक है, ग्लास का डोर जिसे हमने बोला। अब आपको इसे ओपन करना है तो आपको एक फोर्स लगाना होगा, मैंने बोल दिया आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा अगर आपको ये खोलना है तो। अब आपको ये सोचना होगा कि, अब आपको ये जानना है कि इसको आगे की तरफ धक्का दें कि पीछे की तरफ धक्का दें, क्योंकि किसी भी ब्लॉक पर भी अगर मुझे फोर्स लगाना है या डोर को भी ओपन करना है तो उस पर भी पुल लिखा होता है और पुश लिखा होता है। मतलब उस जगह दो डायरेक्शन हो सकती है फोर्स लगाने के लिए, तो हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है। तो ये इंफॉर्मेशन कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी, ठीक है। तो अगर मुझे फोर्स को बताना होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर देनी है, तो इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे क्या भी बताना होगा? डायरेक्शन को भी बताना होगा। अगर मैं आपको बोलूं 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है आपको ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे और ईस्ट डायरेक्शन में लगा दोगे। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत हो और डायरेक्शन की भी जरूरत हो, वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, हम वेलोसिटी को भी ले सकते हैं, ये सभी एग्जाम्पल है किसके? वेक्टर क्वांटिटी के, ठीक है। इसे आगे हम फर्दर आगे भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन, और भी हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी होती है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे टॉपिक पढ़ेंगे हमें पता चलता चला जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो ये हमें समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। हमें ये भी पता लग गया कि वेक्टर क्वांटिटी हमें पढ़नी क्यों है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाते कैसे हैं, लिखते कैसे, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो फिर से एक बार फोर्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मुझे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस तरह से करूंगा। तो देखो, जो वेक्टर होगा उसके पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो इसको एक एरो से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो वो एरो की जो लेंथ होगी ना, ये कितना लंबा है ये बता रहा होगा मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा ये लेंथ उतनी ही लंबी होगी। और ये एरो का जो साइन होगा ये किस चीज को बता रहा होगा? ये एरो का साइन बता रहा होगा कि डायरेक्शन क्या है। समझ में आई बात क्या है? कि एक एरो में दो चीजें होती हैं, एक तो एरो की लेंथ होगी और एक एरो की डायरेक्शन होगी।
तो एरो की लेंथ हमें क्या बता रही होगी, मैग्नीट्यूड को बता रही होगी, और एरो क्या बता रहा होगा, एरो का साइन हमें दिखा रहा होगा डायरेक्शन को। क्लियर है? तो एक फोर्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी दर्शाने के लिए मुझे इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन लगाना होगा, एक एरो बनाना होगा। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमने देखा कि फोर्स के पास मतलब एक वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मुझे अलग अलग दर्शाने हैं, दिखाने हैं, तो मैं किस तरह से दिखाऊंगा? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम कर देते हैं इसका मोड, दोनों तरफ मोड ले लेते हैं। तो ये किस चीज को दिखा रहा होगा, मैग्नीट्यूड को दिखा रहा होगा। अगर मुझे डायरेक्शन दिखानी है तो मैं इस फोर्स के ऊपर क्या लगा दूंगा, एरो का साइन लगा दूंगा। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी क्वांटिटी के, इस तरह से हम डायरेक्शन को दर्शा सकते हैं, और ये हमारे पास एक वेक्टर होगा कंप्लीट। इसको हम कैसे भी दर्शा सकते हैं कि जो क्वांटिटी है ना उसको थोड़ा बोल्ड में अगर हम लिख दें, ठीक है, अगर इसको थोड़ा बोल्ड करके हमें लिखा हुआ मिला है ना, इसका मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एरो नहीं लग रहा है तो। इसी तरह से मैग्नीट्यूड को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली एफ बनाकर भी। अगर मैं एरो और मोड ना लूं तो खाली एफ क्या दिखा रहा होगा, अब यहां पर ये बोल्ड नहीं है, ठीक है, यहां मैंने इसे बोल्ड किया है, यहां पर ये बोल्ड नहीं है, तो ये किस चीज को दर्शा रहा होगा, ये फिलहाल मैग्नीट्यूड को ही दर्शा रहा होगा। क्लियर है? तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया होगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वेक्टर के कुछ टाइप हमारे पास होते हैं। तो क्या क्या टाइप हमारे पास होते हैं? देखो, वैसे तो 11th में पूरा टॉपिक हमारे पास मैथ में होता है, तो काफी सारे टाइप के हमें वेक्टर पढ़ने होते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं कि ये किस टाइप का वेक्टर होगा। लेकिन हमें एज अ मैथमेटिकल टूल इसे पढ़ना है कि हमारे ये कैलकुलेशन में किस तरह से काम आएगा, वो जानना है। तो हम सभी टाइप यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो काम के हैं उन्हीं को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास होता है कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे। तो हमें अगर इक्वल वेक्टर पूछा जाता है कि इक्वल वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर अगर हमसे पूछा है तो इक्वल वेक्टर कब होंगे। तो देखो, हमने जाना कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो अगर किसी वेक्टर के, अब देखो हमें इक्वल करना है तो वहां पर दो वेक्टर तो होंगे, सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने ले लिए हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और दोनों की डायरेक्शन भी बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर के। इसका क्या मतलब है कि ए वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर के इफ क्या कंडीशन है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और ए वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन के इक्वल होनी चाहिए। समझ में आई बात को, कि अगर हमें दो वेक्टर इक्वल दिखाने हैं तो हम उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल कर देंगे और उनकी डायरेक्शन भी इक्वल दर्शा देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। अब अगर इक्वल नहीं है तो अनइक्वल होंगे, और अनइक्वल के लिए क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर इफ, अगर ए वेक्टर का मोड मतलब कि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, या फिर, और देखो दोनों में से एक कंडीशन, अब यहां दोनों का जरूरी होना जरूरी नहीं है, दोनों का सही होना जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इक्वल ना हो बी वेक्टर के, तो भी ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक जीरो वेक्टर होता है, या फिर इसे हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। तो जीरो वेक्टर देखो नाम से ही क्लियर है कि कुछ तो जीरो होगा, नाम से ही क्लियर है कि कुछ तो वहां जीरो होगा। अब वेक्टर में दो ही चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो जीरो नहीं हो सकती है, डायरेक्शन तो एक डायरेक्शन है, उसका तो कोई अमाउंट है ही नहीं जो जीरो होगा। तो यहां जीरो क्या होगा, यहां मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो के इक्वल हो, तो वो वेक्टर कैसा वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा या फिर नील वेक्टर होगा। क्लियर है? इसके बाद हमारा इसी तरह का एक यूनिट वेक्टर होता है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है वो समझ लो। देखो, यूनिट हम समझते हैं, यूनिट हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, वन को। तो यूनिट वेक्टर अगर होगा तो उसमें कुछ तो वन होगा। अगेन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा कुछ नहीं है।
तो डायरेक्शन तो 1 हो नहीं सकती है, तो मैग्नीट्यूड जब किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, तो वो वेक्टर कैसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा। अब एक बात मुझे बताओ कि यहां पर मैंने क्या कर दिया, अब देखो जीरो वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है, दोनों को देख लेते हैं कि जीरो वेक्टर है, मान लो मैं ओरिजिन पर खड़ा था, ठीक है, और मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लो मैं फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैंने फोर्स का अमाउंट ही जीरो कर दिया है, तो बताओ क्या फोर्स होगा। अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो क्या फोर्स सच में होगा, मैं कह रहा हूं 0 न्यूटन का फोर्स लगाना है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अब चाहे इस फोर्स को लगाओ चाहे मत लगाओ, ये ओन नहीं है, न्यूटन है फोर्स में, 0 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना है ईस्ट डायरेक्शन में। अब जब वो फोर्स ही 0 न्यूटन का है तो मैं उसे लगाऊं या ना लगाऊं, क्या मतलब है उस चीज का। तो जीरो वेक्टर को लगाना है नहीं लगाना कोई जरूरी नहीं है, तो डायरेक्शन भी उसकी होगी या नहीं होगी उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उसे जो एक्सप्लेन करते हैं तो यही बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड जीरो होता है। क्लियर है। दूसरी चीज क्या, अब हम यूनिट वेक्टर पर है, तो यूनिट वेक्टर में कुछ तो मैग्नीट्यूड है, 1 ही सही लेकिन मैग्नीट्यूड है। तो अब मैं मान लो एक फोर्स लगाता हूं किसी ब्लॉक पर ही सही, तो ये मैं 1 न्यूटन का लगा रहा हूं। अब जब मैं 1 न्यूटन का लगा रहा हूं तो मैग्नीट्यूड कुछ तो होगा, है ना, तो कुछ तो होगा, कुछ तो है, तो मतलब डायरेक्शन का तो रोल होगा ही वहां पर। तो सिर्फ और सिर्फ अब ये देखो जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल होगा ही हमेशा 1 न्यूटन का, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही काम की होगी, क्योंकि इसके केस में तो डायरेक्शन भी हमारी यूजलेस हो जाती है, लेकिन यहां तो डायरेक्शन का रोल होगा। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही बताने आते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो फिक्स है उनका, वो क्या बता रहे हैं, सिर्फ और डायरेक्शन को ही बता रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन बताने आते हैं उन्हें यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इसी तरह से अब मैथमेटिक्स में हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होती है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स डायरेक्शन होती है, वाई डायरेक्शन होती है और जेड डायरेक्शन होती है। तो अगर मुझे एक्स डायरेक्शन को कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है आई कैप। तो अगर एक्स में मुझे कोई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है कि एक कोई फोर्स है और वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप आएगा। वाई में अगर कोई डायरेक्शन है तो उसको बताने के लिए जे कैप आएगा, और जेड में कोई डायरेक्शन है तो उसको बताने के लिए के कैप आएगा। ये बात क्लियर है। और इन आई, जे और के को ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोले जाते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्लियर है। होते ये तीनों यूनिट वेक्टर ही है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो इनका मैग्नीट्यूड का तो कोई रोल है ही नहीं, वो तो 1 1 है। लेकिन ये डायरेक्शन बताते हैं कि कहीं भी अगर आपको आई कैप देखने को मिलेगा तो वो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अगर आपको कहीं जे कैप देखने को मिलता है तो वो वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और अगर आपको कहीं के कैप देखने को मिलता है तो वो जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहां तक की बात क्लियर है। इसके बाद हम एक दो टाइप के वेक्टर और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं पैरेलल वेक्टर। देखो पैरेलल वेक्टर कौन से होंगे कि मान लो एक ये कोई वेक्टर है मेरे पास, अब ये इसी के ही पैरेलल है, पैरेलल है इसका मतलब डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर एक ये बड़ा वेक्टर है और ये कोई छोटा वेक्टर है, देखो मैंने बताया कि जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कम होगा और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। लेकिन ये दोनों वेक्टर पैरेलल तो है, सेम डायरेक्शन में भी है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अपोजिट वेक्टर हमारे पास होते हैं, या फिर नेगेटिव वेक्टर भी हम उन्हें बोलते हैं, नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर। ये कौन से वेक्टर होते हैं कि जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब उनका जो एंगल बन रहा होगा वो 180 डिग्री का बन रहा होगा, तो वो अपोजिट वेक्टर होंगे या फिर नेगेटिव वेक्टर हम उन्हें बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। तो देखो यहाँ पे एक प्लेन टर्म को हम समझ लेते हैं। ये देखो प्लेन होता क्या है, अभी पहले हम बचपन में क्या छोटी क्लासों में हम देख रहे थे, सिर्फ एक ही एक्सिस को कंसीडर करते थे, कोई भी एक्स होती थी या वाई होती थी। तो जब एक लाइन हमने पढ़ा तो वो लाइन था, लीनियर का केस था। लेकिन जब दो एक्सिस हमारे पास एक साथ आ गई, जब दो एक्सिस एक साथ आ गई तो वहां पर अब बनने लग गया प्लेन। जैसे कि हमारे घर में कोई भी एक वॉल,
ठीक है। तो एक वॉल को हम क्या कहेंगे, एक प्लेन बोलेंगे, वो एक प्लेन हो गया। हमारी कॉपी का एक पेज जो हो गया वो एक प्लेन हो गया। ठीक है। तो जो जिसमें भी दो डायरेक्शन है वो एक प्लेन बनाता है। तो दो डायरेक्शन से मिलकर क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वेक्टर जिन्हें एक प्लेन में रिप्रेजेंट कराया जा सके, जैसे हम इन दोनों को ही ले लेते हैं, इनके साथ अगर मैं एक वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दूं तो भी, अगर ऐसे वेक्टर जिन्हें एक प्लेन में रिप्रेजेंट कराया जा सके, जिन्हें मान लो अगर मैं दीवार से चिपका दूं तो वो दीवार में ही रहे, एक ही डायरेक्शन में रहे, तो वो कैसे वेक्टर होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। लेकिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को अगर हम देखें तो देखो एक्स वाई तो हमारे पास किस में आ जाएंगे, एक प्लेनर में आ जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे, लेकिन जेड बाहर आएगा, तो ये एक प्लेनर वेक्टर नहीं होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे ही अगर मैं वाई जेड को देखूं तो इनका एक प्लेन होगा, लेकिन एक्स उस प्लेन में नहीं होगा। ऐसे ही एक्स जेड एक प्लेन में होंगे, लेकिन वाई हमारे पास उस प्लेन में नहीं होगा, तो ये कोप्लेनर नहीं होते हैं हमारे पास, ये ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो कोप्लेनर समझ में आया। इसके बाद अगर हम बात करें, तो हम वेक्टर की पैरेलल शिफ्ट की बात कर लेते हैं। होता क्या है कि हम एक वेक्टर मान लो कि एक वेक्टर है, मैंने बोला एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसमें लेंथ होगी और एक उसमें डायरेक्शन होगी। लेंथ किस चीज को बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड को बता रहा होगा। एरो किस चीज को बता रहा होगा, डायरेक्शन को बता रहा होगा। तो इस वेक्टर को मैं यहां पे बनाऊं या फिर मैं यहां पर बनाऊं, मैं किसी एंगल से इसको डेविएट ना करूं, मतलब मैं इसकी डायरेक्शन को अगर चेंज नहीं करूं और मैं इसे इस तरह से दूसरी जगह पर रिप्रेजेंट करा दूं, तो क्या ये वेक्टर चेंज होंगे, नहीं होंगे। अगर ये एक दूसरे से पैरेलल है तो ये इक्वल ही वेक्टर होंगे, ये सेम वेक्टर होंगे, इन दोनों वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहां पे बना सकता हूं, मैं इसे यहां पे बना सकता हूं, मैं इसे यहां पे बना सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये होने क्या चाहिए, पैरेलल ही होने चाहिए एक दूसरे के। तो ये कैसे वेक्टर, ये सेम वेक्टर होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करा सकते हैं। ये बाकी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इस चीज को यूज में लेंगे अभी आगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह से पैरेलल शिफ्ट वेक्टर को करा सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास वेक्टर में आता है ना, वो हमारे पास, हम थोड़े ऑपरेशन इसके सीख लेते हैं आज। ठीक है, एडिशन हम वेक्टर का देख लेते हैं कि एडिशन कैसे होता है, वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं। तो देखो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। ठीक है, तीन क्या चार ही लगा लो। पहला मेथड हमारे पास होता है हेड टेल मेथड। ठीक है, ये हेड और टेल क्या होता है इस चीज को हम अभी देख लेंगे। दूसरा हमारे पास होता है पैरेललोग्राम मेथड। थर्ड हमारे पास ट्राइंगल मेथड होता है और फोर्थ हमारे पास पॉलीगन मेथड होता है। ठीक है, तो इन्हें तो हम एक तरह का ही समझ लेते हैं, ये एक जैसे ही होते हैं। हेड एंड टेल मेथड अलग होता है, लेकिन हेड एंड टेल मेथड हर किसी पर अप्लाई भी नहीं होता है, तो इसे हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम हेड और टेल समझ ले कि किसी वेक्टर में हेड और टेल होती क्या है। तो देखो मैंने बताया एक वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वेक्टर का हेड होगा जहां पे एरो होगा, और ये जो बैकवर्ड इलाका होगा इसे हम क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। क्लियर है, ये नॉर्मल सी बात है, ये हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हेड और टेल हमें समझ में आया होता क्या है। दूसरा एक और हमें जो काम में चीज आएगी वो हम एंगल देख लेते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, कि वेक्टर के बीच में एंगल कैसे मेजर होता है। तो देखो अगर हमें एंगल मेजर करना है ना, तो मान लो दो वेक्टर ये इस तरह से अरेंज है, और मैं इसे इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल हम बोलेंगे ये होगा, लेकिन ये एंगल नहीं होता है दोनों वेक्टर के बीच में। इनके बीच का एंगल तभी पॉसिबल है जब ये दोनों वेक्टर किस तरह से अरेंज हो, हेड हेड मेथड से अरेंज हो या फिर टेल टेल मेथड से अरेंज हो। मतलब कि दोनों वेक्टर का जो कांटेक्ट होना चाहिए, या तो हेड हेड से होना चाहिए या फिर टेल टेल से होना चाहिए। वेक्टर अगर इस तरह से अरेंज होंगे तभी हम उनके बीच का एंगल मेजर कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो पैरेलली शिफ्ट कैसे करेंगे, तो देखो ये समझ लो कि मैंने इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसे मैं आगे ले गया। ठीक है, और इसका ये डायरेक्शन को भी लगा देते हैं, डायरेक्शन के बिना तो वेक्टर ही बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैंने वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया है, पैरेलली आगे ले गया हूं, ठीक है, तो ये अब मैंने कैसा अरेंज कर दिया, टेल टेल से अरेंज कर दिया है वेक्टर को।
इस वेक्टर की भी टेल और इस वेक्टर की भी टेल अगर कनेक्टेड है तो अब मैं इनके बीच के एंगल को मेजर कर लूंगा और यही क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। बाकी हम इसको कैसे भी अरेंज कर सकते थे कि ये वेक्टर हमने स्टार्टिंग में इस तरह से लिया था, तो इस वेक्टर को शिफ्ट ना कर कर अगर मैं इसे यहां शिफ्ट कर देता तो भी ये इनके बीच का एंगल ही बन रहा होता। ठीक है, समझ गए कि अगर हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करना है तो या तो मैं उन्हें टेल टेल से अरेंज करूंगा या फिर मैं हेड हेड से अरेंज करूंगा, तभी मैं उनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है ये बात? तो अब हम समझ लेते हैं कि दो वेक्टर हमें ऐड कैसे करने हैं। ठीक है, हेड एंड टेल मेथड हम समझ लेते हैं पहले। तो देखो हेड एंड टेल मेथड होता क्या है कि हमें क्या बोला है कि मान लो मैं बोलता हूं कि एक हमारे पास 3 न्यूटन का फोर्स है और एक 4 न्यूटन का फोर्स है। 3 न्यूटन का फोर्स हमारा ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है और 4 न्यूटन का डायरेक्शन हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मतलब कि फाइनल जो रिजल्ट निकल रहा होगा वो हमें बताना है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है, इन दोनों का एडिशन हमें बताना है। तो एक चीज और हम यहाँ पर समझ लें कि अगर हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर हम ऐड करते हैं तो नॉर्मली तो हम इसे रिजल्ट बोलते हैं कि रिजल्ट क्या आया, लेकिन वेक्टर के केस में इसे हम रिजल्टेंट बोलेंगे, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी एक वेक्टर होगा, तो इसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर वेक्टर से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम आएगा ना उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे या फिर रिजल्टेंट बोलेंगे। तो क्लियर है? तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या होगा, तो इन्हें पहले अरेंज कर दें। तो 3 न्यूटन का ईस्ट डायरेक्शन में है तो हमारे पास डायरेक्शन किस तरह से होती है, इस तरह से होती है। ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये साउथ डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी और ये वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो ईस्ट डायरेक्शन में मुझे बनाना है तो ईस्ट डायरेक्शन में मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। फिर मेरे पास कौन सा लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो देखो 4 न्यूटन का मैं ऐसे भी बना सकता था क्योंकि नॉर्थ में तो अपवर्ड ही होगा, लेकिन ये मेथड जो हमारा है ये हेड एंड टेल मेथड है। हेड एंड टेल मेथड कि मुझे पहले वेक्टर का हेड अरेंज करना है दूसरे वेक्टर के टेल से। तो दूसरा वेक्टर यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसके टेल से मुझे अरेंज करना है इसको, तो इसका टेल में कनेक्ट करूंगा यहाँ पर और ये 4 न्यूटन का फोर्स होगा जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो यहां पर भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो रिजल्टेंट जो निकलेगा ना इनका, जो रिजल्टेंट निकलेगा, जो हेड एंड टेल मेथड बताता है कि पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक बार फिर समझ लो कि पहले वेक्टर का टेल और दूसरे मेथड का हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसे ध्यान से देखो। एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक हमारे पास बहुत प्यारी सी थ्योरम होती है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जो कि लगनी ही होती है, जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल आए और पाइथागोरस थ्योरम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो आर स्क्वायर इक्वल होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से, और यहाँ से हम रिजल्टेंट वेक्टर 5 न्यूटन बता देंगे। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती तो इनका सम क्या आता, 7 आता। लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका सम कितना है, 5 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह की अगर कैलकुलेशन आ रही है तो वो कैसी होगी, वो वेक्टर सम ही होगा। वेक्टर सम की वजह से ही ऐसा आंसर आ रहा होगा। क्लियर है ये बात? तो जरूरी नहीं है कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन 7 न्यूटन बने। अगर उनके वेक्टर है, अगर उनका जो अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है तो उनका सम कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा उनके बीच के एंगल पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है हेड एंड टेल मेथड के साथ, कि यहाँ पर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। अगर यही फोर्स 4 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ में ना लगकर इसके साथ 120 डिग्री पर लग रहा होता, ये एंगल 120 डिग्री है, तो मैं इसे हेड एंड टेल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो फाइनल मेथड निकल कर आता है, जो कि
यूनिवर्सल मेथड होता है जो हर जगह यूज होगा, ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम मेथड हमारे पास होता है। ये हर जगह काम देगा, ये कहीं पर भी फेल नहीं होगा और हमें इसे ही समझना है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने जान लिया। बाकी हमारे लिए जो यूजफुल मेथड होगा वो कौन सा होगा? पैरेललोग्राम मेथड ही होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो भी है, सभी तरह के क्वेश्चन हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो हम इसी मेथड को अच्छे से समझ लेते हैं और सभी क्वेश्चन हम इसी से करेंगे। वो समझने के लिए हमें जरूरी था कि एक टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए कि हेड एंड टेल मेथड होता क्या है। सपोज हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करके हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला, ठीक है। और इनके बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोई एंगल थीटा है, ठीक है। तो प्रोसीजर को समझ लेते हैं, होता क्या है, कैसे करना है, उसके बाद इस पर क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर लेंगे, पहला जो इसका स्टेप है वो क्या होता है कि दोनों वेक्टर को हमें अरेंज करना है, अरेंज इन टेल एंड टेल मेथड। हमें इन्हें टेल एंड टेल से अरेंज करना है कि ए वेक्टर अगर ऐसे है और बी वेक्टर किसी एंगल पर होगा, क्योंकि अब 90 डिग्री पर तो नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन हम 90 डिग्री के अलावा के एंगल देखेंगे थीटा को, ठीक है। तो थीटा एंगल पर वो है, तो उन्हें अरेंज करना है हमें टेल एंड टेल से, कि दोनों को टेल को अरेंज करो। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि, सेकंड स्टेप मैं इसका आगे ही लिख देता हूं कि सेकंड स्टेप कहता है कि जो पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करो, कि अब जो पैरेललोग्राम है ना उसको कंप्लीट कर दो, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कि जो पैरेललोग्राम बनाना है ना उसे कंप्लीट करो। तो देखो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है, ये पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, इसके पैरेलल में एक साइड ड्रॉ करूं यहाँ पर, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये मैंने एक पैरेलल साइड बनाई और एक इसके पैरेलल साइड बनेगी इस तरह से। तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बना, या फिर पैरेललोग्राम जैसा कुछ बन गया, हालांकि है ये पैरेललोग्राम ही, ठीक है। तो और देख लेना इसे अच्छे से, ये पैरेललोग्राम मेरे पास बन गया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है कि जो डायगोनल होगा, डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, कि ये जो कॉमन पॉइंट है, क्योंकि इनमें देखो इन दोनों वेक्टर में कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, यही वाला आ रहा है, तो इससे जो डायगोनल बनेगा, इससे जो डायगोनल बनेगा वो यही होगा, तो यही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इज द रिजल्टेंट वेक्टर, यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, हमें यही फाइंड करना है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसको करना कैसे है उस चीज को हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए डेरिवेशन होता है, ठीक है, और फिजिक्स में देखो डेरिवेशन ही होता है, अगर इस पर आपने कमांड बना ली ना तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, मजा आएगा करने में, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। तो डेरिवेशन अगर आपको आ जाते हैं तो आप उसके बाद न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल हो जाएंगे तो फिजिक्स में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में होते क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं। इसी की वजह से सभी बच्चों को फिजिक्स बुरा लगता है कि न्यूमेरिकल्स उसमें करने होते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए, और डेरिवेशन आपको समझना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो देखो मान लो कि मुझे ये करना है, अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, देखो पैरेललोग्राम हम जब पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में हमने देखा होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं अपोजिट साइड पर। ऐसा करते क्यों है, इससे क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे मिल जाता है, और एक ही नहीं, दो तो राइट एंगल ट्राइंगल मुझे मिल जाते हैं। देखो एक तो ये छोटे वाला राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और एक ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल मुझे मिल जाते हैं, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन हम कर पाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर एक तो थोड़ा ये घिचपिचा सा मामला हो गया, तो इसको सही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, देखो ये वाला वेक्टर जो है ये इसके इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम है और हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बी वेक्टर होगा तो ये भी बी वेक्टर होगा, और ये अगर एंगल थीटा है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं। इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा, अगर नहीं समझ आ रहा है, तो ये बी वेक्टर होगा, ये थीटा एंगल होगा इनके बीच में, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कंप्लीट,
और एक ये छोटा ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, उस चीज को हम देख लेते हैं कि यहाँ अगर इसमें छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लूं, मैं इनको पहले नाम दे देता हूं कि मान लो एम एन ओ पी क्यू, मैंने इनको नाम दिया। और मैं इस ओपी ट्रायंगल को देखूं, ट्रायंगल ओ पी क्यू को अगर मैं देखूं, या फिर ओ क्यू पी देख लेते हैं, एक ही ट्रायंगल है, बस वो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने सेंटर में ले लिया है। ठीक है, ओ क्यू पी ट्रायंगल को मैंने देखा तो देखो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन लगाऊंगा नहीं क्योंकि ये दो साइड मुझे गिवन नहीं है। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो ये बात आपको बताई होगी कि अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो, तो वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों रेशियो को यूज कर लेता हूँ। साइन थीटा मैं निकालता हूँ जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर थीटा के लिए इसके अपोजिट साइड होगी जो कि ओ क्यू है, और हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या होगा, पीओ होगा। तो यहां से मैं ओ क्यू की लेंथ इजीली निकाल सकता हूँ, पीओ साइन थीटा। ठीक है, पीओ साइन थीटा, जो कि पीओ की वैल्यू क्या है, पीओ तो बी है, तो मैं इसे ओ क्यू अपॉन बी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड ही काम में आएगा, तो मैं वेक्टर को भी नहीं दर्शा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये चीज समझना, ओ क्यू की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बी साइन थीटा मिला। ओ क्यू की वैल्यू मुझे मिल गई बी साइन थीटा। इसी तरह से मैं दूसरा रेशियो निकाल लेता हूँ। मुझे ये दोनों लेंथ चाहिए, तो इसलिए मैंने एक परपेंडिकुलर का रेशियो लिया, दूसरा मैं बेस का रेशियो ले लूंगा। तो मैंने कोस थीटा लिया, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस की वैल्यू यहाँ पर पी क्यू है और हाइपोटेनियस हमारा बी वेक्टर ही है। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या निकली, पी क्यू हमारा निकला बी वेक्टर कोस थीटा। देखो इस चीज को हम आगे जब रिजोल्यूशन पढ़ेंगे वेक्टर का, तो सीधे भी निकालना सीखेंगे कि एक मान लो कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। तो ये जो वेक्टर होगा, इसका थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, मान लो मैं इसे नाम दे देता हूँ, कोई भी पी वेक्टर मैंने नाम दे दिया, तो इसका थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा तो वो पी कोस थीटा होगा। थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कोस थीटा होगा और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन होगी, ये कौन सा होगा, पी साइन थीटा होगा। क्योंकि हम पैरेलली शिफ्ट करा सकते हैं, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, तो ये भी पी साइन थीटा होगा। इस चीज को हम सीधा समझेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये आया कैसे, ये चीज मैंने आपको अभी बता दी है कि हम दोनों रेशियो लेते हैं तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा। ओ क्यू हमने निकाला और पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, बी कोस थीटा। क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ किसका काम है, मैग्नीट्यूड का काम है, तो वेक्टर हम हटा देंगे क्योंकि लेंथ का काम है। यहाँ पर तो हम सिर्फ लेंथ में यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं राइट एंगल ट्रायंगल पे जब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो उसकी लेंथ की ही मैं बात कर रहा हूँ। और लेंथ किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो डायरेक्शन का तो वहां पर रोल ही नहीं होगा। अब मैंने ट्राइंगल कंसिडर किया, कौन सा, एम ओ क्यू, मैंने ट्राइंगल लिया एम ओ क्यू और इस पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या कहेगी, क्या जो हमेशा कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर के, जो कि है हमारा ओ क्यू का स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है, एम क्यू। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हमारा इक्वल होगा ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर प्लस एम क्यू क्या होगा, एम क्यू को हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक ए, प्लस और ये पी से क्यू तक का डिस्टेंस बी कोस थीटा, तो इसका होल स्क्वायर। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि आर स्क्वायर मेरा निकला बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, यही है ना, ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। इसको आगे हमने सोल्व किया और यहाँ पर ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हमारा आया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर हुआ, तो अब 2ab कोस थीटा वाली टर्म आएगी, 2ab कोस थीटा।
क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर लगाई होल स्क्वायर की। ठीक है, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो देखो इसमें बी स्क्वायर है और यहाँ से बी स्क्वायर जब मैं कॉमन लूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा, प्लस में ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और नेक्स्ट स्टेप आपको खुद को ही समझ में आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास क्या निकलेगा अंडर रूट में, क्योंकि आर स्क्वायर है तो इस तरफ अंडर रूट भेज देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर हमें गिवन होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें गिवन होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड और 2ab कोस थीटा, जहां पर थीटा क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कि उन वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वही तो ये थीटा है। तो इससे हम क्वेश्चंस को सीधा ही कर सकते हैं। अब मैंने बोला कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक वेक्टर होगा, और वेक्टर होगा तो उसका भी मैग्नीट्यूड होगा और उसकी भी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो हमने ये निकाल लिया, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए वापस से अगर हम फिगर पर जाएं और फिगर में हम देखें कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि इसमें मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। तो जो एंगल बताया, जो डायरेक्शन बताई जाती है वो यहाँ पर एंगल की फॉर्म में बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन बताई और थीटा बताया। तो जो डायरेक्शन होगी वो एंगल होगा। तो एंगल हमें बताना है यहाँ पे किस वेक्टर के साथ, किसी भी एक वेक्टर के साथ, चाहे तो आप ए वेक्टर के साथ बता दो या फिर बी वेक्टर के साथ बता दो। हम ए वेक्टर के साथ देख लेते हैं। मान लो कि ये अल्फा है और अल्फा ही डायरेक्शन होगी, हमें इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से tan अल्फा निकाल सकता हूँ, क्योंकि tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, b साइन थीटा अपॉन बेस कितना है, a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा। तो इस चीज को हम आगे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। क्या होगा कि हमारे पास जो डायरेक्शन है उसके लिए tan अल्फा इक्वल होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। तो ये हमारी डायरेक्शन होगी। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ से इसे सोल्व कर लेंगे, वो एंगल की फॉर्म में हमें निकाल कर दिखा देनी है। क्लियर है? इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से होगा और हमें करना क्या है। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिया कि मान लो कि दो फोर्स लग रहे हैं, कि एक F1 फोर्स है जो कि 5 न्यूटन का है, एक F2 फोर्स है जो कि 6 न्यूटन का है, और उनके बीच का जो एंगल हमें दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, और हमसे पूछा है फाइंड F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। हमें इन दोनों वेक्टर का सम करना है, मतलब हमें इनका रिजल्टेंट बताना है। तो रिजल्टेंट बताने के लिए हमने देखा कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो R वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ से हम सीधा ही रिजल्टेंट बता देंगे, ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब 36 प्लस 2 इंटू ए मतलब 5 इंटू बी कितना होगा, 6 होगा, और कोस थीटा मतलब कोस 30 डिग्री। तो 25 प्लस 36 कितना होगा, 61 होगा। 6 और 5 11 होता है, 3 5 2 1 6, तो प्लस में 6 पंजे 30 दूनी 60, और कोस 30 डिग्री कितना होता है, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। तो ये 30 √3 बना। इसको हम 60 डिग्री ले लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हैं वरना √3 में रह जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं, फिर इसे इतना ही छोड़ना पड़ेगा मैग्नीट्यूड को, तो वो अच्छा सा नहीं आएगा। तो ये हमने लिया 6 पंजे 30 दूनी 60, तो 60, और कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा, तो ये 30 आया। तो ये अंडर रूट में 91 आ जाएगा। ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन क्या होती है, tan अल्फा इज इक्वल टू a कोस थीटा b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कोस थीटा। यही हमने अभी देखी थी। तो b कितना है यहाँ पर, b सेकंड वाला वेक्टर होगा तो 6 होगा, और साइन थीटा कितना होगा, साइन 60 डिग्री होगा, अपॉन में a कितना है, a 5 है,
प्लस में 6 कोस 60 डिग्री। इसको सोल्व कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो 6 इंटू √3/2 और ये 5 प्लस 6 कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो ये तो 3 आया, ये 3√3 आया, तो ये 3√3 डिवाइड बाय 8। ये किसके इक्वल है? tan अल्फा के इक्वल है। यही मेरी डायरेक्शन होगी। देखो अगर मान लो यहाँ पे एक और चीज हम समझ लेते हैं कि अगर tan अल्फा हमारा यहाँ पर आ रहा होता 1/√3, तो अल्फा यहाँ पर क्या हो जाता? tan किस एंगल पर 1/√3 होता है? 30 डिग्री पर होता है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री निकल जाती। तो फाइनली आंसर हमें एंगल में देना होता है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया, तो यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू इस तरह से आ रही है जिसे हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। कभी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हम उसे इतना छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक और यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं समझने के लिए कि और थोड़ा कंसेप्ट जिससे क्लियर हो जाए। 2 vectors are added of equal magnitude to give resultant of equal magnitude as the vector itself. Then find the angle between vectors. बोला क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों को ऐड किया। अभी तो मैग्नीट्यूड ऐड नहीं किया, वेक्टर को ही ऐड किया है। दोनों को ऐड किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में दोनों वेक्टर के। मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड इक्वल है इन दोनों वेक्टर के जितना ही। ठीक है, तो जब तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसको इक्वल ही मान लेते हैं, सपोज x। ठीक है, तो ये x के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करें, हमें एंगल बताना है, तो पहले तो रिजल्टेंट देख लेते हैं कि x किसके इक्वल होगा। x क्या होगा? a स्क्वायर, तो ये भी x के इक्वल है। b स्क्वायर, इसका भी x के इक्वल है, प्लस 2x इंटू x, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं कोस थीटा। इनके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, जो हमें फाइंड करना है वो थीटा है और यही हमें फाइंड करना है। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, या फिर मैं यहाँ से अंडर रूट को हटाकर इधर स्क्वायर ही रहने दूं, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी लगेगी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा कॉमन लेकर, तो ये क्या बनेगा? 1, इधर 1 बचेगा, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा। तो ये माइनस का 1 इज इक्वल टू में 2 कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या आएगा? माइनस का 1/2। तो यहां से हम थीटा को बता देंगे कि थीटा इज इक्वल टू में कोस इनवर्स हाफ होगा, माइनस का हाफ। ठीक है, और बाकी जो कोस थीटा होता है किस एंगल पर हाफ देता है? ये देता है हमें 60 डिग्री पर, लेकिन माइनस का हाफ हमें चाहिए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये थीटा कितना आएगा? 150 डिग्री आएगा। तो थीटा 150 डिग्री पर कोस थीटा 150 डिग्री पर कितना होता है? माइनस का हाफ होता है। तो जो एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच में वो कितना होगा? 150 डिग्री होगा। और दूसरी चीज, जो हमें एंगल की रेंज बतानी होती है ना, एंगल की जो रेंज होती है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है। ठीक है, उसके बाद हमें उसे चेंज करना पड़ता है। अगर ज्यादा आ जाती है तो 0 से 180 डिग्री की रेंज में ही फाइनल आंसर को लाना होता है। ठीक है, बाकी एक हमारे पास कुछ लॉ भी होते हैं एडिशन के लॉ भी हम देख लेते हैं। एडिशन लॉ क्या होते हैं कि पहला तो ये कम्यूटेटिव फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। देखो ये अभी तक हमें जो लो था ऐसा कुछ यूजफुल नहीं लगता था कि हम 2+3 करते थे और 3+2, तो ये 5 ही आंसर आता था इन दोनों सिचुएशन में। लेकिन अब वेक्टर के केस में या फिर आगे हम जो भी
लॉ पढ़ेंगे तो वो ये फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा कि अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड कर दूं, जैसे ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसको मैंने ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा। या फिर अगर मैं बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड कर दूं तो बी वेक्टर, यहाँ पर ये तो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर में अगर मैं ए वेक्टर को ऐड कर दूं, एंगल मान लो 90 डिग्री है पर्टिकुलर केस के लिए, तो ये ए वेक्टर होगा। ठीक है, इस तरह से। और मुझे टेल से टेल कनेक्ट करना है तो बी वेक्टर को भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब मैंने बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड किया है तो भी रिजल्टेंट वेक्टर यही निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में सेम रिजल्ट देता है। या फिर कोई वैल्यू लेकर अगर सोल्व करोगे तो भी सेम ही आएगा। दूसरा, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को, ये क्या होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमें ऐड करना है, तो या तो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले ऐड कर लूं और जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं सी वेक्टर को ऐड कर दूं, या फिर मैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करते टाइम पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड कर दूं, देन जो रिजल्ट आएगा उसमें ए वेक्टर को ऐड करूंगा तो भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। ये मेरा एसोसिएटिव लॉ रहता है। थर्ड लॉ मेरा क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं दो वेक्टर को अगर ऐड कर रहा हूं और उन्हें मैं किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। जैसा कि स्केलर क्वांटिटी में ये लॉ फॉलो करता है, उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी में भी ये एडिशन के लिए ये तीनों लॉ फॉलो होते हैं। ठीक है, तो आज हमने एडिशन देखा वेक्टर का, उसके डेरिवेशन देखा कि किस तरह से हम उसे सोल्व करते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी हमने प्रैक्टिस किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जानेंगे और कंप्लीट वेक्टर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स के चैप्टर को यहाँ पर आपके एग्जाम से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो पाए। लेकिन टाइम कम है तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसके जो आपको पीडीएफ चाहिए, ये जो सॉल्यूशन हमने करे हैं क्वेश्चन के, या फिर ये डेरिवेशन आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, तो ये स्लाइड्स को ही आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।